नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल मैथ्स का अड्डा में। आज हम अपना एक नई वीडियो लेके आए हैं, दैट इज़ 11th क्लास की सेट्स के ऊपर, ठीक है ना, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपनी पेज सीरीज़ पूरी की पूरी, जिसमें 11th क्लास की पूरी मैथमेटिक्स चलेगी। उसके जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे अपना वो डिस्कस किया जाया करेंगे, ठीक है ना। तो जिसमें सबसे पहले मैं पहला टॉपिक लेके आया हूँ बच्चों, सेट्स, ठीक है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि सेट्स क्या होता है, ठीक है, जिसमें हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती वाली बात है ही नहीं, ठीक है। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन कैसे करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट हमें कलेक्ट करने हैं तो उसका माध्यम क्या है, यानी कि सेट्स अगर सीखना है तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा आपको आना चाहिए। बेसिकली अगर हम जाएँ अपने फैमिली फंक्शंस होते हैं, हमारे पास शादी वगैरह का सीज़न आता है, उसमें हम अलग अलग टाइप के कलेक्शंस करते हैं कि मुझे शादी में कुछ पहनना है, राइट, बारात में कुछ पहनना है, लगन पर कुछ पहनना है, अलग अलग रिसेप्शन पर कुछ पहनना है, अलग अलग टाइप से आप कलेक्शन करके रखते हो कि इस दिन ये ड्रेस, इस दिन ये ड्रेस, है ना, अलग अलग तरीके से, कैजुअल अलग, फॉर्मल अलग और पार्टी वियर अलग, हर तरीके का कलेक्शन होता है। जैसे ही मैंने मान लो कुछ कलेक्शन किए आपके सामने कि जैसे लेडीज़ हैं, लेडीज़ को कलेक्शन करने का शौक़ होता है ज्वेलरीज़, तो एक ज्वेलरीज़ का कलेक्शन ले लिया हमने कुछ, इसमें चलेगा सेट जो भी है, राइट, इस तरीके का कलेक्शन ले लिया, राइट। इसमें इसके सामने जैसे मान लो हो सकता है कि आपके सामने आपके घर पर कोई मेहमान आते हैं तो आपके यहाँ कलेक्शन होना चाहिए थोड़ा बहुत इसका फ्रूट्स वगैरह का, बेसिकली इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते ना, फ्रीज वगैरह रखे रहें तो एक आध दो दिन आप अपना आराम से उनको यूज़ कर सकते हो, तो फ्रूट्स का कलेक्शन ले लिया, ठीक है। ऐसे ही कलेक्शंस आपके यहाँ अगर आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, ऑब्वियसली बात है पढ़ने लिखने वाले ही होंगे, तो बुक्स का कलेक्शन हो सकता है, ठीक। ऐसे ही कुछ कलेक्शन हमारे पास, कुछ यूटेंसिल्स, कुछ घर में यूटेंसिल्स नहीं कहेंगे इनको, तो ये तो हमारे पास स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में भी आ सकते हैं, है ना, और डे टू डे लाइफ में कुछ कई सारी चीज़ें इसमें हमारे पास इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि कैमरा है, टाई है, ठीक है, लॉक है, प्रिंटर वगैरह, स्कैनर वगैरह है, पेन ड्राइव है ना, सर्च वगैरह का लेंस वगैरह होता है, ठीक। तो ये हमारा कलेक्शन इस टाइप के भी हो सकता है। अब कलेक्शन बेसिकली ये है ना, ये कलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है हर किसी की लाइफ में, है ना, जो पैसों का कलेक्शन है, राइट। और पैसे अगर मान लो पैसे में ना हो कि अगर डॉलर में कलेक्शन हो किसी के पास तो वो तो समझ लो उसकी तो बल्ले बल्ले, ठीक है ना। तो अगर मान लो मैं इसमें कलेक्शन की बात करूँ तो किस टाइप के कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे, ठीक है, तो ये मुद्दा आता है, ठीक। तो इस मुद्दे को हम थोड़ा सा समय लेके सुलझाएंगे। उससे पहले अगर हम बात करें कि सेट, पहले हम समझ लेते हैं कि किस टाइप के कलेक्शन को सेट बोला जाता है, तब हम डिस्क्राइब कर पाएंगे, ठीक। तो अभी हम चर्चा करें कि अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का डिस्टिंक्ट अलग अलग, है ना, अलग अलग ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। जो भी ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। जैसे कि अभी हमने ऑब्जेक्ट लिए थे बच्चों की बुक्स, तो बुक्स वेल डिफाइंड होनी चाहिए कि अगर मैंने कहा कि मुझे 12th क्लास की बुक्स चाहिए, आप 11th क्लास की मान लो 11th क्लास की बुक्स चाहिए, अगर आप PCM स्ट्रीम में हैं तो PCM स्ट्रीम में है तो आपके जो कॉलेज में, स्कूल में या जहाँ से भी आप अपना एकेडमिक्स कर रहे हो, है ना, उसकी आप बुक्स का कलेक्शन कर लेंगे, ठीक। उसमें भी एक खास बात होती है कि रेफरेंस बुक लेनी, कि NCERT बुक लेनी है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है कि आपका कलेक्शन एक फिक्स्ड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से बताना चाहिए। स्कूल वालों ने बता दिया कि मान लो आपको 11th क्लास की मैथमेटिक्स लेनी है, फिजिक्स लेनी है, बायो तो आएगी नहीं बेसिकली, है ना, केमिस्ट्री लेनी है या फिजिकल या कंप्यूटर जो भी आपके यहाँ चलता है, ठीक है, और इंग्लिश। अब आपने ये नहीं पूछा कि अगर हम NCERT लें तो काम चल जाएगा या रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी, तो फिर वो कलेक्शन किसी काम का नहीं है। जैसे मान लो आपने कलेक्शन ले लिया रेफरेंस बुक का, लेकिन चल रही है NCERT, हो सकता है कि रेफरेंस बुक आपके काम आ जाए, लेकिन उस समय के लिए तो वेस्टेज है ना। तो इसीलिए कोई भी डेटा अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी कलेक्शन हम कर रहे हैं, तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, है ना। तो उस टाइप के वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम बच्चों सेट बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर, ज़्यादातर सेट जो है, ज़्यादातर नहीं अक्सर करके ही, है ना, 110% कह सकते हैं कि सेट जो है हमारे पास कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। उसमें कैपिटल लेटर हमारे ABCD XYZ किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम चर्चा करें कि ऑल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर रिटन इन दिस ब्रेसेस, यानी कि जितनी भी ऑब्जेक्ट आप कलेक्ट कर रहे हो उन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को आप कलेक्ट करके रखेंगे, तो कहाँ रखेंगे, एक आपके पास प्लेस होना चाहिए, एक आपके पास स्थान होना चाहिए, वो स्थान हमारा करली ब्रेसेस वाला होता है। करली ब्रेसेस वाले स्थान में आप कलेक्ट करके रखेंगे और उसका आप जो कैपिटल लेटर होगा कोई भी नाम दे सकते हैं, ABCD XYZ जो भी है, ठीक। तो इस टाइप के कलेक्शन को, और वो कलेक्शन होना चाहिए कैसा, वेल डिफाइंड,
वेल डिफाइंड, ठीक है। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन है उसको आपने कलेक्ट करके रख दिया इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, उस वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही बच्चों हम सेट्स बोलते हैं, ठीक। तो सिंपल एज वेल एज, बहुत ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन है, कुछ ज़्यादा इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। दिमाग अगर है तो वो तो लगाइए, नहीं है तो कोई उसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे अगर हम बात करें एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हमारे सामने कुछ हैं जिससे अगर हम पता लगाना चाहें कि कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है। जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है बच्चों, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स हैं तो रियल नंबर्स डिफाइन है, सारे के सारे सबको पता होते हैं कि हाँ रियल नंबर क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। अगर उसमें दे दिया जाए कि 2 से लेकर 4 तक रियल नंबर है, हालांकि पता नहीं होते कितने हैं लेकिन डिफाइंड तो हैं, रियल नंबर एक फिक्स वैल्यूज़ तो हैं, ठीक है। इसको हम सेट बोल देते हैं, ठीक है। सेट्स हो गया ये। इसके बाद अगर हम बात करें सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट और इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो हमारे वॉवल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, ठीक है, उनको अगर हम कंबाइन करें तो उसके अंदर होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। इसको हम कंबाइन करके रखेंगे, यानी कि फिट करके रखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और इसका कोई भी कैपिटल लेटर से आप नाम दे सकते हैं, ठीक। तो इसको हम एक सेट बोल सकते हैं क्योंकि ये फिक्स्ड है, डिफाइंड है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जो भी नेचुरल नंबर्स का सेट है वो भी डिफाइन होता है कि नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4 एंड सो ऑन करके छोड़ देंगे। तो ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ स्टेट इन इंडिया। इंडिया में स्टेट जो है वो फिक्स्ड है अपने पास, ठीक है ना। 28, 29 जो भी हैं वो हमारे क्या हैं, फिक्स्ड हैं। उसका भी कलेक्शन आप डॉट डॉट लगा के लिख सकते हैं, ठीक। द सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर। एक महीने के अंदर कितने महीने, एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं, वो सारा जो डेटा है वो फिक्स्ड है। जनवरी टू दिसंबर आप जो भी मंथ हैं उनके नाम लिख दीजिए, कॉमा लगा के लिखते जाइए, ठीक है ना। तो ये हमारा सेट्स का कलेक्शन है जिसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, वो हमारे सेट्स को डिफाइन करते हैं, यानी कि ये बताते हैं कि ये हमारा सिलेक्शन जो है या कलेक्शन जो हमने किया है वो एक सेट कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने ऐसा लेता हूँ जो हो सकता है कि सेट ना हो। जैसे मान लो मैंने कहा कि कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया। इंडिया के अंदर एक कलेक्शन करके दिखाइए जो हमारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। अब आपने कहा कि सर कलेक्शन हम कर लेंगे, लेकिन मैंने पूछा आपसे, किसी एक बच्चे से किसी ने बताया कि विराट कोहली, ठीक है चलो। दूसरा बताया उसने किसी ने कि हार्दिक पांड्या, ठीक है। तीसरा किसी ने बता दिया कि कुणाल पांड्या उसका भाई भी, ठीक है चलो। किसी दूसरे बच्चे से पूछा, दूसरे बच्चे ने बताया कि सर मेरे हिसाब से तो केएल राहुल ठीक है, ठीक है, वो मुझे अच्छा लगता है। और किसी तीसरे से पूछा, उसने कहा कि सर मेरे तो महेंद्र सिंह धोनी ठीक है। अगर मान लो किसी सीनियर सिटीजन से पूछा तो वो बताएंगे कि नहीं अभी तो कपिल देव फिट एंड फाइन खिलाड़ी हैं, वो अच्छा खेलते हैं, है ना, अच्छा खेल सकते हैं, तो नए नए लौंडों से भी और अच्छा खेल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बोल सकते हैं। सचिन तेंदुलकर का नाम ले सकते हैं, क्या कहते हैं, वीरेंद्र सहवाग का नाम ले सकते हैं, राइट। क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर आपकी अपनी अपनी चॉइस आई, उसमें क्या हुआ कि कोई डेटा हमारा वेल डिफाइंड नहीं रहा। लेकिन अगर उसी डेटा को अगर मैं उसके अंदर एक कंडीशन डाल दूँ, क्या कंडीशन डाली, जैसे मैंने कहा कि ऐसे प्लेयर्स का नाम बताइए जिनने 50 से ज़्यादा 50s लगा चुके हैं, यानी कि 50 से ज़्यादा, यानी कि जो हाफ सेंचुरी हैं वो 50 से ज़्यादा हो चुकी हैं। तो उस कैटेगरी में एक चुनिंदा प्लेयरों के नाम निकल के आएंगे इंडिया के, और वो फिक्स होंगे। अगर मान लो वो डेटा जो है वो आपको नहीं पता है एट अ टाइम, तो आप नेट से सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। आप डालेंगे कि मोर देन हाफ सेंचुरीज ऑफ अ इंडियन प्लेयर, इस तरीके से आप डेटा निकालेंगे तो वो आ सकता है। तो वो डेटा हमारा फिक्स्ड रहेगा, चाहे कोई भी कलेक्ट करे। तो उस टाइप के डेटा को हम वेल डिफाइंड डेटा कहते हैं, जो हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जैसा निकल के आए, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स, ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर इन द अल्फ़ाबेट, है ना। अल्फ़ाबेट का जो भी हम लेटर्स ले रहे हैं वो स्मॉल लेटर आएंगे सेट्स के अंदर, ठीक। एंड इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज ए, बी, सी, यानी कि सेट्स के अंदर जो भी आप एलिमेंट्स लिखे, जैसे मैंने ए, ई, आई, ओ, यू लिखा था अभी, तो ये बच्चों स्मॉल होना चाहिए। कैपिटल ले लिया तो ये हमारा डेटा फिर सेट के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल तो है वो बाहर आ गया। अब यहाँ ए भी आएगा, यहाँ भी ए आएगा, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे ए कौन सा वाला कहाँ का है। इसीलिए जो सेट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल लेटर से, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे अगर वेरिएबल हैं, अल्फ़ाबेट हैं, तो इसको स्मॉल से डिनोट करना ये खास बात है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, इफ़ एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि x कोई एलिमेंट है वो किसी a का है, तो उसको बोलते हैं x बिलोंग्स टू a। एक बिलोंग्स टू का साइन आता है ये वाला, इसको बोलते हैं हम बिलोंग्स टू,
बिलोंग्स टू का मतलब ये इसके अंदर लाई करता है, ये इसका ही पार्ट है, ठीक है ना। इसको रीड करते हैं, रीड एज एक्स बिलोंग्स टू ई, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ए ई आई ओ यू का सेट लिया है, मैंने कहा कि ई, क्या ई जो है वो बिलोंग्स करता है ए के अंदर? आप कहेंगे बिल्कुल करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये इसी का पार्ट है, ठीक है। मैंने कहा क्या आई इसके अंदर बिलोंग करता है सेट ए के अंदर? बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। तो मैंने कहा क्या जे इसके अंदर बिलोंग करता है ए सेट के अंदर? तो आप लिखेंगे बिल्कुल नहीं करता है, तो उसको कहते हैं हम डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन। तो इस साइन को नाम देते हैं हम डज नॉट बिलोंग्स टू का, ठीक है। तो एक ऐसा डेटा जो किसी भी, जो कोई भी एलिमेंट किसी डेटा के अंदर अगर बिलोंग कर रहा है तो उसके अंदर बिलोंग्स टू का साइन लगेगा, और नहीं कर रहा है तो डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगेगा, सिंपल, ठीक। आगे एग्जांपल है, जैसे 1 2 3 4 5 एक सेट है जिसमें आप देख सकते हैं कि तीन जो है वो इसके अंदर बिलोंग कर रहा था, बिलोंग्स टू का साइन लग गया, और 6 जो है वो इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा तो उसमें डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन अप्लाई हो गया, सिंपल, ठीक। आगे बच्चों आता है हमारे पास सम स्टैंडर्ड नोटेशंस ऑफ सेट्स। सेट का एक स्टैंडर्ड नोटेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास कोई कहीं आपने ऐसा पढ़ लिया कि सर ये कैपिटल है, तो इसका जो सेट होता है पूरा का पूरा, यानी कि इसको हम कहते हैं, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जैसे मैकडोनल्ड्स पर अगर जाएँ तो उसका साइन एम से डिनोट कर देते हैं, उनका एक सिंबल है, ठीक है। फरारी का एक अपना सिंबल है, ठीक है, और मर्सिडीज़ का एक अपना सिंबल है, BMW का अपना सिंबल है, सबके अलग अलग लोगोज हैं, सिंबल्स, ठीक है ना। तो ऐसे ही सेट्स के अंदर भी कुछ खास ऐसे कुछ कैपिटल लेटर्स हैं जो पूरी की पूरी उस फैमिली को रिप्रेजेंट करती हैं, जो नंबर से तैयार होती है, अलग अलग टाइप के नंबरों को रिप्रेजेंट करती है। तो वो कैपिटल लेटर्स हमारे पास क्या क्या हैं? जैसे मान लो कैपिटल N है जो डिनोट करता है बच्चों ऑल द नेचुरल नंबर्स को, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। दूसरा है अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, उसको डिनोट करता है Z, ठीक है। एक इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे Z के ऊपर पॉजिटिव साइन लगा है, इसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, केवल पॉजिटिव इंटीजर, इसमें नेगेटिव नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। जीरो इज अ नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, तो इसको हम न्यूट्रल में रखते हैं, इसलिए हमारे पास 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये लो साहब, ठीक। अगर Z के ऊपर नेगेटिव लगा है तो उसको कहेंगे हम सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। इसके बारे में अगर हम बात करें कि इसके ऐसे नीचे करके जीरो आता है, इसका मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, लेकिन क्या करेंगे आप? एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के, सारे के सारे इंटीजर्स लिए जा रहे हैं जीरो को छोड़ के। ये जो नीचे जीरो लगा है इसका मीन्स ये है, इसका मतलब ये है। ऊपर लगा है उसका मतलब ये है कि यही एलिमेंट लेने हैं, नीचे लगा है उसका मतलब ये है कि ये नहीं लेना है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें कि क्यू, तो क्यू के ऊपर भी ऐसे ही ऊपर पेज पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, लेकिन उससे पहले अगर कुछ भी नहीं लगाया तो उसको बोलेंगे सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का जो सेट होता है उसे क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर इसके ऊपर पॉजिटिव लगा है तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव लगा है तो नेगेटिव रेशनल नंबर, ऐसे ही आप बोलते जाएंगे, ठीक है, सॉरी। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, ये आर रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रियल नंबर को। इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आप क्लियर कर लेना कि रियल स्टैंड फॉर कैपिटल आर एंड रेशनल स्टैंड फॉर क्यू, ठीक। इसके साथ साथ सी हमारे पास आएगा, दैट इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी 11th क्लास में आपको सीखने को मिलेंगे। अभी आपने 10th सीखी है, तो 10th में अपने रियल नंबर पर वर्क हुआ था सारा का सारा। 11th में हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी चर्चा करेंगे आगे जाके। कॉम्प्लेक्स नंबर एक नंबर नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है। इसके बारे में विस्तार से डिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है, जिसमें कुछ इमेजिनरी नंबर्स का कलेक्शन होता है, उसको कंबाइन कर देते हैं रियल नंबर के साथ, तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक। तो वो बात का टॉपिक है, फिलहाल आप समझ लीजिए कि सी से डिनोट करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कि सेट को हम रिप्रेजेंट करें या डिस्क्राइब करें तो वो किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट होता है बच्चों, वो हमारा 2 टाइप से होता है, दैट इज फर्स्ट टाइप रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड टाइप इज दैट सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म को अगर एक और नाम देना चाहें तो एक और नाम और होता है, दैट इज टेबुलर फॉर्म। तो कभी भी आपको कोई टेबुलर फॉर्म में पूछ रहा है तो वो टेबुलर फॉर्म में भी आप वही लिखेंगे जो आपने रेस्टोर फॉर्म में डेटा रखा हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों फॉर्म होती कैसी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें बच्चों कि रोस्टर फॉर्म की, तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है? अंडर दिस मेथड द एलिमेंट्स आर एनक्लोज इन द कर्ली ब्रेसेस। एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा जाता है एंड उनको लिस्टिंग कर दी जाती है कॉमा लगा लगा के। जो भी सेट आप लिख रहे हैं, आप जैसे मान लो मैंने 5 तक नेचुरल नंबर लिखे,
ठीक है। तो इसके अंदर मैंने 5 तक नेचुरल नंबर लिख दिए। अब इसके अंदर क्या रहा कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो कॉमा लगा लगा के लिखे जाएंगे, सिंपल, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपको काउंटिंग नहीं आती, आपने 2 लिखा फिर 5 लिख दिया ये। तो यही चीज़ मैं बताने वाला था कि काउंटिंग मुझे बिल्कुल नहीं आती, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, काउंटिंग आने के लिए तो सबको आती है ना। लेकिन इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप ऑर्डर वाइज लिखें, ठीक है। अब इसके लिए क्या है कि 5 पहले आ जाए, 2 पहले आ जाए, 3 पहले आ जाए, कोई मायने नहीं रखता, ऑर्डर यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता। सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं किसी भी ऑर्डर में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे लिखो पीछे लिखो, एलिमेंट्स बस कंप्लीट होने चाहिए जिसकी वो चर्चा की जा रही है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ इसके अंदर जैसे मान लो कोई लेटर हमारा रिपीट करके लिखा हुआ है, कोई एलिमेंट हमारा रिपीटेड है, जैसे 1, 1, 3, 2, फिर 3 लिख दिया, तो इसको हम इस तरीके से ना लिख के हम इस तरीके से लिखेंगे बच्चों। 1, 1 2 बार है तो उसको 1 बार लिखेंगे, फिर 3 है तो उसको 3 को 1 बार लिखेंगे, फिर 2 है तो उसको 2 बार लिखेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि 2 पहले ही आएगा 3 बाद में ही आएगा, काउंटिंग यहाँ पर मैटर नहीं करती, काउंटिंग सबको आती है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसको असेंडिंग में रखें या डिसेंडिंग में रखें, कि डेटा हमारा किसी भी टाइप से हो सकता है, बस वो वेल डिफाइन होना चाहिए सेट होने के लिए, ठीक है। तो इसके साथ साथ अगर हम एक इलस्ट्रेशन देखें तो द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट मे बी डिस्क्राइब्ड एज दिस मेथड। आपने अभी अभी चर्चा की थी, अभी अभी मैंने बताया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का हमने कोई सेट लिया तो वो हमारा एक इस तरीके से उसका नोटेशन करना है। तो ये फॉर्म हमारी कौन सी होती है, रोस्टर फॉर्म होती है, जिसमें केवल और केवल एलिमेंट्स को कॉमा लगा लगा के नोट कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, लिस्टिंग कर दी जाती है, ठीक है। इसके बाद आती है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होती है, अंडर दिस मेथड द स्टेटिंग प्रॉपर्टीज विच आर एलिमेंट, जो भी एलिमेंट लिखे जाते हैं वो एक खास प्रॉपर्टी के दौरान लिखे जाते हैं, एक प्रॉपर्टी के दौरान उन एलिमेंट्स को लिख देते हैं। तो उस टाइप के अरेंजमेंट को हम सेट को, उस टाइप के अरेंजमेंट के सेट को हम उसकी कौन सी फॉर्म बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। जिसमें जैसे मान लो एक तो ये हो गया हमारा ए, सेट ए इक्वल्स टू एक्स। तो इसके अंदर ये जो हमारे पास 2 रेशियो जैसा साइन लगा हुआ है, ये वाला साइन, इसको बोलते हैं हम कौन सा साइन बच्चों, सच दैट का साइन। इसका साइन लिख देंगे आप, सच दैट का साइन। एक साइन ऐसे मिल जाएगा, इसको भी सच दैट का साइन बोलते हैं, राइट। ये दोनों साइन हमारे सच दैट के साइन हैं। अब इन सच दैट के साइन को हम किसी वेरिएबल के साथ लगाते हैं, जैसे एक्स सच दैट एक्स। अब आप लिखेंगे, जैसे मैंने अभी कोई सेट लिया था, सेट बिल्डर फॉर्म में ना लेके हमने रोस्टर फॉर्म में ले लिया, जैसे 1 2 3 4 5 ले लो। अब हमें काउंटिंग आ गई है ना, पहले नहीं आई थी अब आ गई, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें क्या समझनी है कि x का मतलब क्या है कि x जो है वो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। x क्या कर रहा है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सच दैट का मतलब क्या है कि x जो है वो कहाँ से लिया जा रहा है, नेचुरल नंबर से लिया जा रहा है, ठीक। अब नेचुरल नंबर सारे नहीं लेने, नेचुरल नंबर कितने लेने हैं, नेचुरल नंबर आपको लेने हैं 5 या 5 से छोटे लेने हैं। कितने लेने हैं, यानी कि ये x की वैल्यू जो लेनी है नेचुरल नंबर से लेनी है, लेकिन 5 और 5 से छोटी लेनी है। तो ये वाला सेट हमारा इस फॉर्म में जनरेट हो गया। तो इस फॉर्म को बोलते हैं बच्चों हम सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। बॉडी बिल्डर नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम बात करें बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म की, तो सिंपल सी चीज़ें हैं इसमें लिखने के लिए कि इसमें कुछ कॉलम्स का इस्तेमाल होता है, इसको बोलते हैं हम सच दैट बिलोंग्स टू वगैरह, ठीक है। कुछ कंडीशंस लगती हैं, प्रॉपर्टीज़ लगती हैं, ठीक है। और एक्स या फिर एन या फिर के वगैरह कुछ भी हम यहाँ पर एक वेरिएबल इस्तेमाल कर लेते हैं जो उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों कन्वर्ट करने के लिए कि रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करिए, सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करिए। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको सिखाया, एक रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन था, 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट लिखे थे, उसमें आपने क्या किया, उन एलिमेंट्स को कनेक्ट करके कन्वर्ट कर दिया किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में तरीका हमारा, कोई एक वेरिएबल पकड़ लो x या n, उसके हिसाब से उसको दिखा दो कि ये यहाँ से बिलोंग कर रहा है। दिखाने के बाद उसमें ये बताओ कि अब कितने एलिमेंट लिए जा रहे हैं। या तो मान लो हो सकता है कि पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का सेट हो, तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको कंडीशन लगानी। कंडीशन क्या है कि हमारे पास कितने एलिमेंट हैं वो दिखाना पड़ेगा। जैसे 5 एलिमेंट थे तो हमने दिखाया कि नेचुरल नंबर है 5 और 5 से छोटे, राइट। और 5 से छोटे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन और ज़्यादा दे रखें तो उस हिसाब से कर दो आप अरेंज। 10 तक दे रखें तो 10 और 10 से छोटे, और डॉट डॉट करके छोड़ रखी हैं तो आप सीधा सीधा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वहाँ कोई कंडीशन नहीं लगेगी, ठीक है। तो कंडीशन कभी कभी क्वेश्चन में लगती है, कभी कभी नहीं लगती है। रिमार्क क्या है इसमें, ये चीज़ें छोटी छोटी अभी बता रखी हैं हमने कि ये वाले दोनों सिंबल हमारे सच दैट के होते हैं, ठीक है। द अदर नेम ऑफ दिस मेथड, यानी कि अभी अभी जो पीछे मेथड सीखा था उस मेथड को हम प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं,
रूल मेथड भी बोलते हैं बच्चों, एंड सिंबलिक मेथड भी बोलते हैं। आपकी क्लासेस में आपके टीचर्स जो हैं अगर आपसे डिस्कस करते हैं कि बताइए कि ये मेरा एक रोस्टर फॉर्म का सेट है, इसको आप कन्वर्ट करिए प्रॉपर्टी मेथड में, तो आप कंफ्यूज मत होइए, आप सीधा सीधा बताइए, जवाब देंगे कि सर ये सेट बिल्डर वाला ही है, अब ऐसे करके लिख दीजिए, है ना। तो प्रॉपर्टी मेथड का नाम ले ले टीचर्स, और रूल मेथड का नाम ले ले, या फिर सिंबलिक मेथड का नाम दे दे, तो तीनों मेथड का नाम हमारा सेम सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि सेट बिल्डर वाला मेथड ही है। ठीक है, आपको नया कुछ नहीं करना है, सेट बिल्डर में ही कन्वर्ट करके रख देना है। ठीक है, नए नाम नया है लेकिन काम वही है। ठीक, यहाँ से हमारे पास आता है एग्जाम्पल के तौर पर ये सेट, जिसमें हमने लिए ऐसे 1 से लेके 8 एलिमेंट, उनको हमने कन्वर्ट किया सेट बिल्डर में। सेट बिल्डर में कन्वर्ट करने का मतलब आपने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया, थोड़ा सा, देखो 10 से निकल के आए, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन पावर आपकी बढ़ गई होगी, मुझे पता है। ठीक है ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी। ठीक है, थोड़े से चीज़ों को थोड़ा सा आपको सोचने समझने की क्षमता थोड़ी सी डेवलप तो करनी होगी 10th की अपेक्षा। तो आपने देखा कि सर ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 8 पर ख़त्म हो रहा है लगभग जाके, तो नेचुरल नंबर का तो सेट है लेकिन पूरे नहीं है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि आप उसको एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करिए, एक्स से। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट यानी कि एक्स क्या है, एक्स ये है नेचुरल नंबर है। कहाँ से लिया जा रहा है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, अब कितने नेचुरल नंबर लेने हैं, 8 लेने हैं, और 8 से छोटे लेने हैं, इतने लेने हैं। ऐसा मत कर देना कि 8 ले लिए बस, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन इनमें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कब लेस देन लग रहा है कब ग्रेटर देन। एक्स की वैल्यू लेस देन 8 इक्वल्स टू 8, ये इसका मतलब थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। इसका मतलब है एक्स ग्रेटर देन 8, 8 से बड़े होंगे तब इस तरीके का इस्तेमाल होगा। एक्स लेस देन एन इक्वल्स टू 8, 8 भी आएगा और 8 से छोटे भी आएंगे। ठीक, तो ये नोटेशन हमारा सेट बिल्डर में हो जाता है। ठीक, अगर हम बात करें बच्चों आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स अगर हम बात करें बच्चों, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है सेट को समझने के लिए, क्योंकि टाइप्स ऑफ सेट पे भी एक हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें बच्चों सबसे पहले नल सेट की, नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, एक और नाम होता है इसका वॉइड सेट भी। ठीक है, तो नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, ये तीनों चारों नाम जो हैं बच्चों वो हमारे किसी भी एक ही सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और उस सेट को हम क्या बोलते हैं, उस सेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के लिए सीधा सा तरीका कि अगर किसी सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है, तो वो नल सेट हो जाएगा, वॉइड सेट हो जाएगा या एम्प्टी सेट हो जाएगा। और इसको डिनोट करते हैं हम 2 तरीके से, या तो आप ब्रेसेस को खाली छोड़ दो या फिर आप फाई लिखो, ये दोनों साइन होते हैं। लेकिन गलती से कभी ये मत कर देना कि ये वाला सिंबल आपने उसके अंदर घुसेड़ दिया, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अब ये सिंबल अंदर जाके वो एलिमेंट का काम कर गया, तो एक एलिमेंट आ गया अंदर। ठीक है, या तो सेपरेटली इसको फाई को अलग रखिए या फिर अलग से खाली ब्रेसेस छोड़ दीजिए। ये दोनों सिंबल होते हैं अलग अलग, दोनों को मर्ज नहीं करना है। मर्ज कर देंगे तो वो एम्प्टी सेट नहीं रहेगा, फिर वो सिंगलटन सेट बन जाएगा। आगे जाके चर्चा करेंगे उसके बारे में भी, सिंगलटन सेट। ठीक है ना, तो इसीलिए ये सिंबल हमारा अलग अलग, दोनों सिंबल हैं लेकिन कोई सा एक बार में एक इस्तेमाल करना है आपको। ठीक, रिमार्क क्या है कि फाई इज कॉल्ड द नल सेट, फाई को हम नल सेट का नाम देते हैं कि फाई इज अ यूनिक यानी कि एक खास इकलौता सेट है, इसके अलावा कोई और इसके जैसा सेट नहीं होगा। एंड फाई इज नेवर रिटन इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में इसको हम नहीं लिखते, जो कि अभी मैंने बताया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों सिंपल एज नाम के हिसाब से अगर हम देख सकते हैं, इसका नाम सिंगलटन सेट है, तो इसके अंदर ऐसा सेट कि केवल एक एलिमेंट हो, कि x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो यहाँ से x - 3 = 4, दैन x की वैल्यू बच्चों 7 आ जाएगी। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट है, दैट इज 7, तो ये हमारा सिंगलटन सेट हो गया, सिंपल। ठीक है, ये नाम से पता लगता है। और इसका नाम एक और था अभी यूनिट सेट, ये भी ध्यान रखना। ठीक, अब आता है बच्चों फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है कि ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट जो है वो काउंटेबल हों, हम काउंट कर सकें कि एक एलिमेंट है, 2 हैं, 10 हैं, 50 हैं, लगभग ऐसा कि आप एक एज यूजुअल फॉर्म में काउंट कर सकें एक सर्टेन टाइम पीरियड में। ऐसा नहीं कि आप नहीं सर हम 10 साल में काउंट कर ही लेंगे कभी ना कभी, सर के बाल हैं 2 साल में, 6 महीने में, या 1 महीने में, या 10 दिन में, जब भी आप काउंट कर ही लेंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं है ना, या सर के बाल वगैरह नहीं गिनवाएंगे आपसे। ठीक है ना, सेट है तो सेट के अंदर एलिमेंट्स की बात होगी, तो जनरली ना काउंटिंग नंबर्स की बात होगी, रियल नंबर्स की बात होगी, ऐसे नंबर्स पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो कोई भी आपको ऑब्जेक्ट देंगे तो एक फाइनाइट होंगे, तो वो फाइनाइट के अंदर आएंगे तो वो काउंटेबल होंगे, और इनफाइनाइट के अंदर आएंगे तो वो एलिमेंट्स अनकाउंटेबल होंगे, यानी कि उनको हम लिस्टिंग नहीं कर सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, फाइनाइट सेट के अंदर अ सेट विच इज प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स कम्स टू द एंड, यानी कि अगर उसकी काउंटिंग में कहीं एंड आ जाए, यानी कि हाँ ये रुक जाए कि इतनी काउंटिंग है फिक्स। ठीक है ना, जैसे आपके घर के मेंबर हैं,
करके मेंबर हमें पता है कि एट अ सर्टेन टाइम 1 साल 2 साल के टाइम पीरियड में हमारे पास 1 2 3 4 5 है, रुक गया मेंबर, है ना। वो एक अलग बात है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी जनरेशन चली आ रही है, बढ़ते जा रहे हैं मेंबर, लेकिन एक सर्टेन टाइम में आप काउंटिंग तो कर सकते हो ना। तो वो हमारा क्या होता है, एक फाइनाइट सेट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने यहाँ देख सकते हैं कि 5-6 एलिमेंट हैं, उनको आप काउंट आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इनफाइनाइट सेट के अंदर क्या होता है बच्चों कि एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल, काउंट नहीं कर पाएंगे आप, तो काउंट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ डॉट डॉट करके छोड़ दिए जाते हैं ऐसे सेट, क्योंकि हमें नहीं पता कि इनकी काउंटिंग कहाँ जाकर रुक रही है नेचुरल नंबर्स की, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट सेट। अगर फाइनाइट सेट की बात कर दी तो बच्चों हमें एक टॉपिक और छोटा सा बन जाता है, दैट इज कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, किसी भी सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, वही उसका कार्डिनल नंबर होता है। जैसे मान लो मेरे पास ये सेट है और इस सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 आप काउंटिंग कर सकते हो आराम से, तो सिंपल ये उसका कार्डिनल नंबर हो गया। एक नंबर ऑफ एलिमेंट का नाम दिया जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का नाम दिया जाए बच्चों, तब भी 8 होगा। और कार्डिनल नंबर अगर से पूछा जाए कि कार्डिनल नंबर क्या है इस सेट का, तब भी आपको यही बोलना है कि सर काउंटिंग इसकी 8 है, टोटल एलिमेंट 8 है, तो इसका कार्डिनल नंबर भी 8 है, ठीक है ना। सेट अलग अलग होगा, कार्डिनल नंबर भी सेट के अलग अलग होते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है बच्चों, एक ऐसा सेट जिसके एक नहीं इसके अंदर 2 आएंगे, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करते हैं 2 लोगों के बीच में तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए, 3 लोग हो 4 हो, कंपैरिजन कम से कम 2 लोगों के बीच में होता है। तो कम से कम 2 सेट हैं ऐसे सेट जिनका कार्डिनल नंबर अगर सेम है, यानी कि काउंटिंग सेम है। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक सेट ए ले लिया, दूसरा सेट बी ले लिया, अब सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, डिपेंड नहीं करता, डिपेंड क्या करता है इनका कार्डिनल नंबर, इनके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 है तो इधर भी 5 होने चाहिए। पहले सेट के अंदर 3 हैं तो दूसरे सेट के अंदर भी काउंटिंग उसकी 3 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे मान लो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स थे बच्चों, 5, इसका कार्डिनल नंबर 5 है, सी है, कार्डिनल नंबर इसका 5 है, इसका भी कार्डिनल नंबर सी एन कितना है, 5 है बच्चों। इस दोनों का सी एन अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो सेट हमारे इक्विवेलेंट सेट बोले जाएंगे, ठीक, सिंपल है। उसके बाद इक्वल सेट, इक्वल सेट में क्या होता है, पहली कंडीशन कि जो भी सेट है हमारे उनके कार्डिनल नंबर पहला सेम होने चाहिए, जो भी सेट है वो कार्डिनल नंबर उनके सेम होने चाहिए, तभी उनको हम इक्वल के लिए वेरीफाई कर सकते हैं, आगे हम उसके इक्वलिटी उसकी चेक करेंगे कि 2 सेट हमारे इक्वल हैं कि नहीं। तो पहला क्या होना चाहिए, उसके अंदर जो भी कार्डिनल नंबर है दोनों के बराबर, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के अंदर पहले बराबर हों, उसके बाद हम बात कर पाएंगे कि ये इक्वल है या नहीं। और इक्वल होने के लिए सीधा सा फंडा है कि ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, पहले तो इक्विवेलेंट होने चाहिए। उसके बाद इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ अ मेंबर ऑफ बी, यानी कि हर एलिमेंट ए का बी के मेंबर के जैसा हो और हर एलिमेंट बी का ए के मेंबर के जैसा हो, यानी कि दोनों मेंबर सेट के अंदर जो भी मेंबर हैं सारे के सारे दोनों सेट के अंदर वो एक जैसे हों। जैसे मैंने यहाँ लिखा सेट ए 1 3 5 7 9 ऑड नंबर का सेट ले लिया 1 से लेकर 9 तक का, तो यहाँ पर मैंने उल्टे पुल्टे लिख दिए हैं बस दिखाने के लिए अलग दिखे, लेकिन ये दोनों सेट ऐसे हैं इक्वल हैं, ठीक है। क्यों इक्वल हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो 1 है मेरे पास, ये 1 है, 3 है तो ये भी 3 है, 5 है ये भी 5 है, 7 है ये भी 7 है, ये रहा कहाँ गया भैया, ये रहा, ठीक है। 9 है तो इधर 9 है, सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास एक जैसे हैं, तो इन टाइप के सेट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वल सेट्स बोलते हैं, राइट। आगे अगर हम बात करें बच्चों तो बेसिकली हमारे पास यही सेट रहेंगे, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे तो इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।